हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने की बातचीत, पीएम ने बांटे डिजिटल सर्टिफिकेट्स। पंजाब में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींढसा की पार्टी 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का पंजाब में प्रचार, दिल्ली वालों से वीडियो बनाने की अपील, आपने शुरू किया डिजिटल प्रचार अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। राष्ट्रीय बालिका दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पीएम बच्चों से वर्चुअली मुखातिब हुए। बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। सरकार ने इस साल कुल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। इस साल विजेताओं को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए गए। हर साल प्रधानमंत्री ये पुरस्कार पाने वाले बच्चों से नई दिल्ली में मिलते हैं, मगर कोविड-19 के चलते इस बार ऐसा नहीं हो सका। आजादी के 100 साल होंगे तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। पंजाब में बीजेपी कैप्टन और ढींढसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव ढींढसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा भी मौजूद रहे। ये गठबंधन 117 में से 71 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुका है। पंजाब में कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में गठजोड़ तेजी से चुनावी रणनीति फाइनल करने में जुटा है। वह भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींढसा, हम सब लोग मिलकर के पंजाब के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये एनडीए का अलायंस जो हम तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग के बारे में जैसा अभी गजेंद्र जी ने बताया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद और चर्चा के पश्चात हम लोग इस विचार के साथ सहमत हुए हैं और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूँ। 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींढसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के लिए दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में प्रचार करने की रणनीति अपना रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एजुकेशन मॉडल को प्रचारित किया, तो केजरीवाल दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। पंजाब में प्रचार के लिए केजरीवाल डिजिटल प्रमोशन पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल को अभियान की घोषणा की है। अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फ़ायदा हुआ।
क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ? आपके बिजली पानी के बिल जीरो हुए? और भी कोई फायदा आपको हुआ हो, या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। यूपी महासमर 2022 का आगाज होने के साथ ही प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि यूपी में वे 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। साहिबाबाद क्षेत्र मुख्य तौर पर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां श्रमिकों के अलावा मध्यम आयु वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। कांग्रेस ने गाजियाबाद के साहिबाबाद वार्ड नंबर 55 से प्रत्याशी तौर पर महिला प्रत्याशी संगीता त्यागी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर संगीता त्यागी से चुनावों को लेकर बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने। उत्तर प्रदेश चुनाव के महा आगाज हो चुका है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन साहिबाबाद से महिला उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपनी तरफ से उतारा है, उन पर भरोसा जताया है। संगीता त्यागी जी हमारे साथ हैं साहिबाबाद सेक्टर 55 से, जहाँ पे ये चुनाव लड़ रही है। संगीता जी, ये बताइए सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पहले तो ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के साथ जो है कांग्रेस जा सकती है या महागठबंधन कर सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने एकाएक कह दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अकेले चलेंगे। उसमें उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का तय किया। आपको जो है खुशी होगी कि महिलाओं को की बात सबसे पहले प्रियंका गांधी ने की। तो क्या इस क्षेत्र में महिलाओं का जो आपको मौका दिया है, महिलाएं आपकी तरफ आएंगी? सबसे पहले मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमें नारी सशक्तिकरण करने का मौका दिया, और जो उनका ये नारा है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, हम इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नारी सशक्तिकरण करेंगे। हम जो भी महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको ये दिखा देंगे कि महिला जो है वो अपने परिवार को भी संगठित कर सकती है और वो सदन तक भी पहुंच सकती है। जो महिलाओं की आम समस्याएं हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो रहा है, और जो भी उनके सारे निर्देश आए हैं, हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम सभी उन्हीं निर्देशों के अनुसार चलें और लोगों की समस्याओं का सुलझाएं। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा है कि 40% आरक्षण ही नहीं, जो वेजेस में कटौती होती है महिलाओं की, अगर सरकार बनती है तो हम उसको भी बराबर करेंगे, महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, इसके लिए वो अध्यादेश लाएंगे। तो क्या आप यहाँ पे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, आपके यहाँ पे ज़्यादातर श्रमिक हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं और जिनके साथ लेबर वेजेस का काफ़ी डिफरेंसेस रहता है, तो क्या वो आपसे जुड़ पाएंगी, आप उनके पास जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा जो वोटर है इस क्षेत्र में वही है। कल हम खोड़ा घूमने गए थे तो वहाँ पर जो है महिलाओं की शिकायत थी कि एक तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल पीने का पानी नहीं है, और महिलाओं ने यही बोला कि कम से कम हमें पीने का पानी तो मिले। तो हमने यही उनको आश्वासन दिलाया है कि जल्दी से जल्दी आपकी ये समस्या का निवारण होगा। और 2-3 महिलाएं वहाँ ऐसी मिली कि उनको पेंशन तक नहीं, विधवा पेंशन जो है वो उनको नहीं मिली है। तो हमारी प्रियंका गांधी जी ने विधवाओं के लिए पेंशन लेकर आई हैं। वो आंगनवाड़ी जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी वो स्कीम लेकर आई हैं। तो जितनी भी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं, युवा बच्चों के लिए शिक्षा, हम गवर्नमेंट स्कूल्स का वो करेंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और बच्चों को और लड़कियों को अच्छी शिक्षा देकर अपने देश को सशक्त बनाने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। आपके क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं, जैसा कि आपने बात की कि हम खोड़ा गए थे। अगर हम बात करें तो योगी जी ने लगातार दावा किया कि खड्डा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में ही अगर हम नोएडा दिल्ली से चलते हैं तो तमाम गड्ढों में होते हुए हमें आना पड़ता है। तो क्या ये मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है? अभी मैंने आपको यही बोला कि हम किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करेंगे, हम झूठ बोलने की राजनीति नहीं करेंगे, और हम विकास की राजनीति करेंगे। अब योगी जी ने अगर ये बोला कि हम खड्डा मुक्त करेंगे, तो आप खुद ही देखिए कि जगह जगह पर सब जगह सड़कों की क्या हालत है। गड्ढे, लोगों को दिख रहा है कि गड्ढे तो खुदे हुए हैं ही, और उसी से कितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारा जो होगा वो किसी तरह झूठ बोलने का नहीं होगा, हम विकास का काम करेंगे।
आपके विरोध में जो है एआईएम ने भी कैंडिडेट उतारा है, पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना प्रभावित करेंगे वो यहाँ पे साहिबाबाद में? मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी तरह व्यक्ति विशेष से मुकाबला करने नहीं आई हूँ और हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम लोगों जगह जगह जाकर जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को सुने, क्या उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको उनका ध्यान रखते हुए और विकास के बारे में सोचें। जो चुनाव घोषणा पत्र अभी जारी किया गया था, आपने भी उसको पढ़ा होगा, क्या उन बातों को आप लोगों तक पहुंचा रही हैं? क्योंकि जो सबसे अहम बात है, जो संप्रदाय की राजनीति है, राम का नाम लेकर के बीजेपी सामने है तो जिन्ना का नाम भी अब उछल गया है। आप क्या कहेंगे, क्या इन सब का असर पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका ही क्षेत्र हो, यहाँ पे मिक्स्ड आबादी रहती है। यहाँ पे जो लोग हैं हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो तमाम तरह के लोग, क्या इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा? अब हमारे देश की जनता इतना समझने लगी है कि कौन सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहा है, कौन झूठ बोलने की राजनीति कर रहा है। जब हमने कल ये देखा, जब हम घूमने गए खोड़ा कॉलोनी में हम गए, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि मैडम सब आते हैं और वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद फिर घर चुप बैठ जाते हैं, जब सरकार बन जाती है चुप बैठ जाते हैं। तो हमारे देश की जनता इतनी शिक्षित है कि उनको अब समझ में आने लगा है कि कौन विकास की राजनीति की बात सोच रहा है और कौन झूठे वादे कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने देश की जनता पर कि वो इस बात को समझेंगे और इसी बात को समझते हुए वो अपना वोट देंगे। जो इस समय ट्रेंड देखा जा रहा है कि मीडिया मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, जो तमाम बड़े तथाकथित चैनल हैं उन पर जो है सबसे ज़्यादा बहस इसी बात की हो रही है कि विकास बनाम राम। तो आपके यहाँ पे जो विकास, मेनली आपके यहाँ पे श्रमिक जो वर्ग है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनकी आवश्यकता ज़्यादा है। यहाँ पे मेट्रो का काम तो ठीक ठाक चलिए शुरू हो रहा है क्योंकि वो तो मास्टर प्लान का हिस्सा था, लेकिन क्या अस्पताल जैसी सुविधाओं का, खास तौर पर कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई हैं, यहीं आपके साहिबाबाद क्षेत्र में लोग ऑक्सीजन के लिए भटके हैं, तो इस पर क्या आपका फोकस रहेगा? ये तो मैं अपने मीडिया के जितने भी मेरे साथी हैं उन लोगों से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आप इन सब चीज़ों को आगे पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया का ही काम है लोगों की आंखें खोलना। और सबको और ऐसा नहीं है, मीडिया ने ये सब लोगों की आंखें खोली भी हैं। कोरोना में क्या हुआ है वो सबको पता है कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिले, शमशान घाट में लाशें ऐसी पड़ी रहीं। तो आप लोग पहुंचाइए कि जो सरकार विकास की बात करती है तो वो विकास की बात हो। ये आपका काम है जन जन तक पहुंचाना। और अभी हमारी जो नेता हैं उन्होंने वो खुद ही ये घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सरकारी अस्पताल, और सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो मेरा सबसे पहले उद्देश्य यही रहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोलें और उनमें बच्चों को सब सुविधाएं मिलें। आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारा है, वो भी शिक्षा को लेकर, दिल्ली के मॉडल को लेकर के कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में भी वैसा करेंगे। आप शिक्षिका हैं, क्या वो मॉडल ज़्यादा बेहतर मॉडल है या पहले से जो इंदिरा गांधी के समय से स्कूल चले आ रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने से स्कूल चले आ रहे हैं, उनको ही डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है? 70 साल में क्या हुआ है ये तो आपने खुद ही देखा है कि कितनी तरक्की हुई है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो अब कितना कंप्यूटर, तो राजीव गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी कंप्यूटर कितना टाइम पहले कंप्यूटर ले आए थे। तो कांग्रेस पार्टी का विज़न बहुत दूर तक है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम जिस तरह से हमारी पार्टी का शुरू से विज़न रहा है, इसी तरह का विज़न हमारा आगे भी रहेगा। ये थी संगीता त्यागी जी जो साहिबाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। 40% जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो है 40% महिलाओं को देंगे, आरक्षण देंगे, और उसी के तहत इन्हें भी चुना गया है। तो आने वाले क्षेत्र में, साहिबाबाद क्षेत्र में किस तरह का रुझान रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन तरुण के साथ प्रेम उपाध्याय, साहिबाबाद, गाजियाबाद। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। दिल्ली मेट्रो ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारियां की हैं और यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। डीएमआरसी ने कहा कि सभी मेट्रो पार्किंग लॉट 25 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। ये कदम सुरक्षा इंतजामात का
हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन गणतंत्र दिवस पर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। 26 जनवरी को यानी केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को केवल 2 लाइन और 6 लाइन के बीच इंटरचेंज के रूप में ही इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा कि पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 26 जनवरी सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। हुड्डा सिटी सेंटर, समयपुर बादली मेट्रो लाइन पर सेवाएं 26 जनवरी को आंशिक तौर पर ही चालू रहेंगी। राज्य के खुफिया विभाग ने गणतंत्र दिवस पर राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर संभावित माओवादी हमले को लेकर सभी जिलों खासकर रेलवे को अलर्ट भेज दिया है। आपको बता दें कि अलर्ट में ये भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, मोबाइल टावरों और पुलिस और केंद्रीय पुलिस कैंपों पर भी हमला हो सकता है। अलर्ट के बाद महत्वपूर्ण इमारतों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं कोलकाता मेट्रो रेल की ओर से विभिन्न स्टेशनों पर करीब 850 रेल पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। हालांकि राज्य में शायद ही किसी प्रकार की विध्वंसक माओवादी गतिविधि रही हो, लेकिन हाल ही में कोलकाता के एक व्यवसायी महेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सॉल्ट लेक से कथित तौर पर झारखंड के माओवादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि राज्य में संभावित माओवादी गतिविधियों को लेकर राज्य पुलिस हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की शांत सियासत में एक बार फिर सियासी लहरें उठने लगी है। रविवार को बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। उद्धव ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। सीएम उद्धव ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव से अपने बयान पर आत्ममंथन करने को कहा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जन्म तिथि पर महाराष्ट्र प्रांत के मुखिया उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की नसीहत औरों को देंगे। बेहतर होता कि वे स्वयं शिवसेना दल के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन करते। स्वयं बाला साहब ने कहा था कि राजनीति में वे किसी भी हालात में और जीवन में कभी भी उनका दल कांग्रेस के साथ समझौता कतई नहीं करेगा। और दुर्भाग्य से ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो वे शिवसेना दल को ताला लगाना पसंद करेंगे, पर कतई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। संभल की चंदौसी विधानसभा से टिकट न मिलने पर सपा नेता सतीश प्रेमी रो पड़े। रविवार को पार्टी की तरफ से चंदौसी सीट से विमलेश कुमारी को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सतीश प्रेमी ने पार्टी गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट न मिलने से हताश नेताजी ने लखनऊ से लौटते समय उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। बता दें कि सपा नेता सतीश प्रेमी चंदौसी विधानसभा से टिकट की दावेदारी काफी लंबे समय से कर रहे थे। मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाज पार्टी में रह के ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था, लेकिन मैं आज फेल हो गया। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे पुलिस पर सवाल उठाते हुए अपने पिता की जान को खतरा बताया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने आशंका जताई है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या हो सकती है। ये बात मुख्तार के बेटे अमर ने अपने पिता से मुलाकात के बाद कही। वकालतनामा पर साइन करने जेल पहुंचे अमर ने योगी सरकार के साथ जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ, फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले?
अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आए। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव। बिहार में बेतिया के हरदिया गांव में राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे की दबंगई देखने को मिली। सरकार में पर्यटन मंत्री और बीजेपी के विधायक नारायण साह के बेटे ने अपने ही गांव हरदिया में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर गोली चला दी। फायरिंग की बात जैसे ही ग्रामीणों को पता चली तो गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे बबलू की कार को चारों तरफ से घेर लिया और मंत्री के पुत्र की जमकर धुनाई कर दी। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें स्वाति सिंह कथित तौर पर एक शख्स से बात कर रही हैं, जिसे शिकायत करते हुए सुना जा रहा है कि उनके पति दयाशंकर सिंह ने उसके साथ बदसलूकी की है और जमीन हड़पने का भी मामला है। आपको बता दें कि स्वाति कथित तौर पर उनके पति दयाशंकर सिंह पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरम गांव में 17 साल के युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल मच गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट कर युवक की हत्या की है। पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगाया। स्थिति बिगड़ती देख बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 17 साल के राहुल चौधरी के चाचा ने उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने राहुल चौधरी और उसके सगे चाचा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उसकी पिटाई की, बाद में हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 महीने की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका मामला जमानत देने के लायक नहीं है। भदोही के जैतपुरा थाने में विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटा, बेटी और भतीजों समेत 14 लोगों के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी प्रकरण में विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा की जेल में बंद है। बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे की भी यूपी पुलिस तलाश कर रही है। विष्णु मिश्रा को उसके पिता विजय मिश्रा के साथ ही लूट, डकैती तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को लंबे समय से तलाश है। विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा 301 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजकुमार राजपूत ने बताया कि ये पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा इसलिए बनाया गया है ताकि पिछड़े वर्ग की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा में भारतीय समाज दल, विकास इंसाफ पार्टी, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी तथा लोक राष्ट्र पार्टी शामिल है। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों से अपनी प्रत्याशियों की घोषणा भी की है। 4 पार्टियां हमारे साथ पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा में सम्मिलित होकर 2022 विधानसभा का चुनाव अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है राम राज की स्थापना। दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। ऐसे राम राज की स्थापना के लिए अहिंसा दल पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के साथ 301 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है।
देश में कोरोना महामारी का प्रसार लगातार जारी है। खतरनाक वायरस ने इस सप्ताह लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े INSACOG की बुलेटिन में दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। कई महानगर इसकी चपेट में हैं, जहां बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। INSACOG की बुलेटिन में ये बात तब कही गई है जब देश में कोरोना टेस्टिंग भी सीमित कर दी गई है। ICMR ने कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब सभी को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन के तहत कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए ऐसे लोगों को ही टेस्ट कराने की जरूरत है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही वायरस के नए वेरिएंट की पहचान होती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि कोरोना वायरस के जीनोम डेटा पर नजर रखने वाली संस्था GISAID के मुताबिक भारत में 10 जनवरी तक सिर्फ 1.6 लाख सैंपल की ही जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। गुजरात में लगातार कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर ने अलग अलग बीमारियों से पीड़ित एक कोरोना पॉजिटिव परिवार की 3 साल की लड़की की जान ले ली है। हालांकि परिवार ने व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि अस्पताल में उचित इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हुई है और बच्चे की शव को घर ले जाने पर जोर दिया। हालांकि मनाने के बाद कब्रिस्तान में कोविड गाइडलाइंस के तहत शव का अंतिम संस्कार किया गया। संवाददाता राकेश गोसाई की रिपोर्ट। कर्नाटक में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 50,210 नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल कोरोना केस बढ़ाकर अब 35,17,642 हो गए हैं। रविवार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में 19 लोगों की और मौत हो गई है। अब तक राज्य में 38,542 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रतिबंधों में ढील देने संबंधी फैसले लिए जाएंगे। गुजरात बनासकांठा में सूदखोरों ने दहशत फैला रखी है और लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि एक महिला ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी के लिए बता दें, महिला ने अपने पति के इलाज के लिए पैसे लिए थे और सूदखोर 30% पैसे जमा करते हैं। महिला को रोज रोज धमकी दिया करते थे, जिसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की जब पुलिस को खबर लगी तो अनबाजी पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यूपी के जनपद अलीगढ़ में 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोतवाली खेर पुलिस ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जानकारी के लिए बता दें, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी के आदेश के क्रम में उड़न दस्ते के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर बैरियर लगाकर अवैध शराब की सप्लाई और अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए 2 पहिया वाहन समेत 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। उड़न दस्ते के साथ कोतवाली प्रभारी प्रवेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने चलाए गए अभियान में बिना नंबर प्लेट वाहनों पर प्राथमिकता देकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध शराब, अवैध शस्त्र आदि की चेकिंग की गई। इस दौरान कई वाहनों के MV एक्ट में चालान किए गए। यूपी के बुलंदशहर जिला जेल में महिला कैदी के बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। बता दें, महिला कैदी के 2 वर्षीय बच्चे का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और केक काटा। इस दौरान बच्ची काफी खुश दिखाई दी। आपको बता दें कि जिला कारागार प्रशासन ने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां बांटी और बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गुजरात कच्छ के गांधीधाम में आज दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें, ओवरटेक कर रहे ट्रक का अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रक पलट गया और ट्रक के नीचे रिक्शा आ गया। रिक्शा में सवार 65 वर्षीय गंगाबेन करशन भाई श्रीमाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय रिक्शा चालक अनवर
अमद कुंभर को गंभीर चोटों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायल हुए लोगों को जेसीबी की मदद से वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया। हालांकि गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रिक्शा में कितने लोग सवार थे। जानकारी के लिए बता दें, हादसा शहर के मालवाहक मार्ग पर बापा सीताराम मणि के पास हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में रिक्शा सवार लोगों की कुल संख्या की जांच कर रही है। राकेश गोसाई की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।